नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि किस पर लगा मुस्लिम परिवार को परेशान करने का आरोप। नाराज किसानों ने कहां किया हुल्लड़ और कहां दर्शनार्थियों से लूटपाट हुई है, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। 9 अक्टूबर की रात इंदौर जिले के कंपेल थाना क्षेत्र में पिडवाई ग्राम में एक मुस्लिम परिवार वर्षों से निवासरत थे, जिन्हें कुछ हिंदुवादी असामाजिक तत्वों द्वारा लगभग 3 माह से दबाव बनाकर गांव से बेदखल करने के लिए डरा धमका रहे थे। इसी कड़ी में रात को हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता दीपक, अमित महेश्वरी, कपिल परमार, राहुल विकास ने कम से कम 150 से ज्यादा साथियों के साथ मिलकर एक मुस्लिम परिवार के घर पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसमें फिरोज फारूक, शाहरुख, फौजिया गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही इन बदमाशों ने मुस्लिम महिलाओं के साथ मारपीट की है, जिन्हें उपचार के लिए MY हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसमें 10 अक्टूबर को अस्पताल में उन्हें छुट्टी मिल गई है। फरियादियों ने कंपेल थाना पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जहां घटना के बाद 11 अक्टूबर को मुस्लिम नुमाइंदों ने इंदौर DI के नाम एक ज्ञापन दोषियों पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने और बदले के साथ ही महिलाओं पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। कंपेल पिवड़ा में जो कल रात को जो घटना हुई थी, उस घटना को लेके जिसमें 3 लोग घायल हैं और 2 महिलाओं के साथ भी अभद्रता हुई थी, उसमें आज हमने SP साहब महेश चंद्र जैन साहब को, एहतशाम हाशमी साहब, इकबाल खान साहब, मुबारक मंसूरी साहब, डॉक्टर अमीन खान सूरी साहब, इरफान मंसूरी साहब और शाकिर मसूदी साहब, शेख शाकिर मसूदी साहब, हम लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है कि इसके अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इन लोगों पर, ताकि इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति ना हो। और उन्होंने SP साहब ने हमें आश्वस्त किया है और DIG साहब से बात हुई थी, चूँकि DIG साहब आज बाहर थे, इसलिए उन्होंने SP साहब पश्चिम महेश चंद्र जैन साहब को ज्ञापन के लिए कहा था। तो हमने आज उनको ज्ञापन दिया और हमने सख्त कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया। करीब पौन घंटे उनसे चर्चा हुई हर बात पर, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है आज हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। पूर्व पार्षद अनवर कादरी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट। खबर मुरैना से है, जहां नाराज किसानों ने किया हुल्लड़। सबलगढ़ नाराज किसानों ने सबलगढ़ अनाज मंडी पहुंचे खाद की गाड़ी से खाद को लूटने लगे, जहां 5 दिन से लाइन में किसान लगे हुए थे, जिसके चलते किसानों का गुस्सा देखने को मिला। मुरैना से सी न्यूज संवाददाता अमन परमार की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी द्वारा जिले में अवैध गतिविधियों की रोकथाम एवं मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु दिए गए निर्देशों के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर समीर यादव एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बुधनी प्रकाश मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रेहटी निरीक्षक अरविंद कुमार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 130 किलो गांजा जब्त करने में सफलता प्राप्त की गई है। इनके अन्य 3 साथियों की तलाश अभी भी जारी है। आज रेहटी पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है। रेहटी थाने से लगभग 12 किलोमीटर दूर यहाँ पर पटरानी नाम का गांव है, वहाँ पर जरिए इंफॉर्मेशन हमें सूचना मिली थी, जिस पर कि यहाँ के PI साहब ने अपनी एक टीम बना करके उस पर रेड किया था और विक्रम लोहांसी नाम के जो व्यक्ति हैं, उनके खेत पर जो PVC पाइप्स होते हैं जो कि सिंचाई के लिए काम आते हैं, उनके नीचे बैग्स में भरे हुए 130 किलो गांजा बरामद किया गया है। इसमें ये जानकारी लगी है कि 2 आरोपी जो इसमें संलिप्त थे, उनको हिरासत में ले लिया गया है और 3 और इनके साथ के जो सह आरोपी हैं वो भी फरार हैं। ये जो गांजा है इनके द्वारा ही यहाँ पर लाया गया था और इनके द्वारा यहाँ पर उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता रहा है। इसमें जानकारी ये मिली है कि इस खेत का ये लोग पिछले 4-5 साल से ठेके पर लेकर के उपयोग कर रहे हैं और इनके द्वारा उस खेत का न केवल खेती के लिए बल्कि इस तरह से नारकोटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी उपयोग किया जा रहा था। पुलिस ने इसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनको हिरासत में लिया है और हम पूछताछ कर रहे हैं कि इसमें और क्या चैनल हैं, जिसके आधार पर हम इसमें पूरे जो गिरोह के लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सर, ये मूलतः 5 आरोपी कहाँ के रहने वाले? यहाँ जानकारी मिली कि पास में ही पटरानी गांव के पास ही सोयत गांव है, वहाँ के रहने वाले। सर, अभी मध्य प्रदेश में प्रशासन द्वारा
जो शराब माफिया है, तस्कर माफिया और सट्टा माफिया, उनके अवैध मकानों को तोड़ा जा रहा है। क्या ऐसी कार्रवाई यहाँ पे भी इन गांजे तस्करों पे होगी? इसमें इनके डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। इनका अगर कोई प्रीवियस रिकॉर्ड होगा और इस तरह के आपराधिक कृत्यों में अगर लिप्त होंगे तो उनके वजह से सख्त वैधानिक कार्रवाई। सर, ये गांजे की बाजार कीमत क्या रहेगी? इसकी कीमत लगभग प्रत्येक जो किलो है उसका लगभग 3000 है बाजार की कीमत। उसके हिसाब से अगर 130 किलो की कीमत निकालें तो वो लाखों में। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता चंदर सिंह की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के कस्बा नवाबगंज स्थित अचरा रोड वीरपुर के पास बने राजेंद्र सिंह डिग्री कॉलेज में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव तथा जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव ने रोजगार मेले का आयोजन किया। आयोजन के दौरान दूर दराज से आए कई कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए और रोजगार पाने के लिए प्रशिक्षित बेरोजगार नौजवान युवक युवतियों के अलग अलग साक्षात्कार किए। वहीं साक्षात्कार के दौरान मेले में बेरोजगारों की खासा भीड़ देखने को मिली, जिसके चलते भारी संख्या में भीड़ के दौरान थाना पुलिस तथा कॉलेज प्रबंधन समिति के द्वारा काफी बंदोबस्त करने के बावजूद भी भारी संख्या में भीड़ में अपनी अपनी खींचतान आपाधापी पड़ी रही, जिसके चलते शाम तक 6000 युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो गया। आज ये जो नवाबगंज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, इसके बारे में बता दें थोड़ा। रोजगार मेले का आयोजन इसलिए किया गया है कि आज नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है जी। आज आर्थिक संकट हर परिवार के सामने भयंकर रूप से है, तो ऐसी दिशा में बच्चों को रोजगार मिल सके, इसके लिए हम लोगों ने रोजगार मेले का आयोजन कराया है। इसमें हाई स्कूल से लेकर इंटर BA तक जो कोई टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त हैं, उन सबके अलग अलग तरीके के काउंटर बनाए गए हैं। अलग अलग कंपनीज के लोग आए हुए हैं जो जिसके लिए फिट होंगे, जिसमें वो नियुक्ति की जा सकती है, उनका इंटरव्यू होगा और जो पात्र होंगे तो उन्हें नियुक्ति पत्र तुरंत दे दिया जाएगा। जिससे जिस कंपनी में जाना है उनको नियुक्ति पत्र तुरंत हासिल। सैलरी क्या रहेगी? और इससे वो अलग अलग है, तो जैसी शिक्षा है जिसकी, उसी तरीके से उनकी सैलरी का निर्धारण किया। कितना टारगेट रखा गया है लगभग? जितना हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। 2-4 हज़ार हो जाएंगे बच्चे सिलेक्ट तो वो भी ले लिए जाएंगे। ठीक। सर, एक नवाबगंज मेले रोजगार मेले का आयोजन किया गया है आपके द्वारा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ख़ास तौर से कोविड काल के बाद देश और दुनिया में जो मंदी की वजह से लोगों को आर्थिक समस्या और दिक्कत हुई, जिससे व्यापार बंद हुए, लोगों की नौकरियां गई। रोज़गार एक बड़ी समस्या है इस समय पूरे देश में। जनपद में बेरोज़गारी कैसे हम लोग ख़त्म कर सकें, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। और जिस हिसाब से अभी तक लोगों का यहाँ पर पंजीकरण और यहाँ उपस्थिति सुबह से चल रही है, मुझे विश्वास है कि एक अच्छी संख्या में लोग यहाँ आज इस रोज़गार मेला के माध्यम से जो है वो रोज़गार को पाएंगे। एक छोटा सा प्रयास है कि हम अपने जनपद में कैसे नौजवानों को रोज़गार मुहैया करा सकें। अभी तक कितने पंजीकृत हो चुके हैं? पंजीकरण लगभग हम लोगों के आंकड़े 5000 से ऊपर थे। कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे और जिसमें उपस्थिति अभी मेरे पास संख्या नहीं आई है। शाम तक मैं आपको सही संख्या बता दूंगा कि उनमें से कितने लोग यहाँ उपस्थित हुए, कितनों का साक्षात्कार संपन्न हुआ और कितने लोग उसमें से जो हैं कंपनियों के द्वारा चुने गए। और जितने भी चुने हुए अभ्यर्थी हैं उन सबको आज कंपनियों के द्वारा अब ऑफ़र लेटर भी यहीं पे दिया जा रहा है। अब सिर्फ इतना काम रह जाएगा कि कैंडिडेट यहाँ से चल के कंपनी के ऑफिस जाएगा, अपनी ज्वाइनिंग करेगा, ज्वाइनिंग लेटर लेगा, अपॉइंटमेंट लेटर लेगा। सर, ये रोजगार मेला हर वर्ष लगेगा? बिल्कुल, ये प्रथम वर्ष था, पहला मौका था जब हम लोगों ने इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया और हमारा अनुभव अभी तक का अच्छा रहा है। इसलिए हमने विश्वास दिलाया है जनपद के सभी अपने नौजवान भाइयों को कि अगली बार इससे बेहतर, इससे बड़ा रोज़गार मेला का आयोजन किया जाएगा और फिर निरंतर उसको नियमबद्ध हर वर्ष हम लोग इसी प्रकार से रोज़गार मेला का आयोजन जनपद फर्रुखाबाद के नौजवानों के लिए। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता हरिओम की रिपोर्ट। गुजरात के बड़ौदा के बागोटिया तहसील से पसार होने वाली देव नदी पर
कागड़ीपुरवा गांव के पास बनाए हुए डैम से कागदीपुरा, फ्लोड, व्यारा, वेजलपुर गांव के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिसके चलते भयानक बीमारियों से भी लोगों को गुजरना पड़ रहा है। कागड़ीपुरा गामना में हमारा गाम में बांधेलो डेम अमरे बहुत नुकसानकारक है। हमारे आ का तो बारा बनाओ का तो डेम तोड़ी नाखो तो अमरे सारू है। अने अमरे जे डेम बांध्यो छे एमां मगरो घणा छे એટલે અમે પહેલાં મજૂરી કરવા માટે અમે આદિવાસી હતા, અમે આદિવાસી છીએ એટલે અમે મજૂરી કરીને અમે ગુજરાત ચલાવ્યા છીએ। તો અમારે બીજા ગામ મજૂરી કરવા માટે અમારો રસ્તો બી નથી। એ જે ડેમ બાંધ્યો એના કારણે અમારો રસ્તો બી બંધ થઈ ગયો છે। એટલે અમારે મજૂરી કરવા માટે બી બહુ જોખમ છે જવા માટે, કેમ કે અમારે મગરની ધાક લાગે છે। એટલે બીજા ગામ જવા માટે અમારે કોઈ બીજો રસ્તો જ નથી। અમારે જો ભાયપુરા જવું હોય તો અમારે બહુ અઘરું પડે, એમ 15 કિલોમીટર ફરીને જવું પડે। નહીં ત્યારે અમારે સીધું 1 કિલોમીટરમાં પહોંચી જવાય એવું અમે તકલીફ છે। એ દૂષિત પાણી છે એ દેવ નદીમાં વાળવામાં આવ્યું છે, તે અમારા ગામમાં ડેમ બાંધ્યો છે, એમાં એ પાણી સંગ્રહ થાય છે। હવે એનાથી અમને બહુ નુકસાન થાય છે અને રોગ પેલા ભયાનક રોગ થાય એવી શક્યતા છે। અમારી સરકારને વિનંતી કે જલ્દી જલ્દી આનું નિરાકરણ લાવે એવી અમારી આશા છે। કાગડીપુરા અને વ્યારાની વચ્ચે એક ચેકડેમ બનાવેલો છે। એ ચેકડેમના કારણે પાણી જે ગાડી પાણીનો જે સ્ટોક થયો છે અને એ સ્ટોકથી મગરોનો એટલો બધો ઉપદ્રવ થઈ ગયો છે। અમે નો ડાઉટ સરકારે કામગીરી સારી કરી છે કે જેથી કરીને ખેડૂતોને એ પાણીથી ફાયદો થયો છે, પણ એની સાથે નુકસાન પણ એટલું જ છે કે મગરોનો ત્રાસ વધી ગયો છે। બીજું કે આજુબાજુ એટલી બધી ઝારી ઝોંખર થઈ ગયું છે કે જેની કોઈ સફાઈ કામગીરી આજ લગી કોઈ થઈ નથી। બીજું કે એને દખે એ પાણીનું સર્ક્યુલેશન થતું બંધ થઈ ગયું છે। એટલે સરકારથીમાં અમારી એક એવી રજૂઆત છે કે એ ડેમ પર 2 બારો આપે કે જેથી કરીને સમય આવે પાણી નીકળી જાય, સમય આવે પાણી એને સ્ટોક કરી શકાય અને એને દખે જે પાણી નવું થઈ જાય। આ જે જૂનું ને જૂનું પાણી રહે છે, ઘણી વખત હમણાં એવું થાય છે કે મુનિ આશ્રમનું ગટરનું પાણી ત્યાં છોડેલું છે, એ પાણીને દખે બંધ આગળ જતો અહીં આવીને સ્ટોક થાય। એ સ્ટોકને લગે જે બી અંદર ગરીબ માણસોથી મળીને જે બી નાય છે એને શરીરે ફોલ્લા થઈ જાય છે। એટલે એવું દૂષિત પાણીને કારણે આ વસ્તુ થયું છે। એટલે 2 બારા મૂકી દે કે જેથી કરીને જ્યારે સમય આવે ફટ દઈને બંધ કરી દેવાય, સમય આવે એને કાઢી શકાય। એટલે નવું પાણી થઈ શકે, દર વર્ષનું પાણી થઈ શકે। અહીં તો પરિસ્થિતિ એવી થઈ છે કે એ જ્યારનો ડેમ બન્યો ત્યારનું પાણી એવું ને એવું સ્ટોક જ રહે છે। નો ડાઉટ એનાથી અમને ખેડૂતોને ઘણો ફાયદો થયો છે, નુકસાન નહીં થયું કે એનાથી કૂવા પણ રિચાર્જ થયા છે। પણ આ દૂષિત પાણીનો પ્રશ્ન છે, એને દેખે 2 બારા ભગવાન કુદરતે ખરેખર એને મૂકીને અવર જવર થાય એવું કરવું જોઈએ। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। खबर झांसी जनपद से है, जहां स्थानीय गायत्री सत्संग भवन बंगरा पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के ब्लॉक बंगरा के पदाधिकारियों के सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि सभी पत्रकार अपने पद और दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, विकास में योगदान करें। पत्रकार समाज का आईना होते हैं। पत्रकार प्रत्येक समाचार को तत्व को परखते हुए दोनों पक्षों से बात कर खबर प्रकाशित करते हैं। इससे समाचार व पत्रकार दोनों की गरिमा रहती है। वहीं मंडल अध्यक्ष डॉक्टर बीवी गौर ने कहा कि पत्रकारों का उत्पीड़न होने या कोई भी परेशानी होने पर संगठन ही लड़ाई लड़ता है। यदि सभी लोग संगठन के साथ हैं तो कोई भी पत्रकार का उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। निरसा में जाम ताड़ा रोड स्थित हरियाणा जाम कॉलोनी में रहने वाली मैनेजमेंट का ड्राइवर पिंटू सिंह के घर में अगले 10 दिनों से पत्थर एवं धमकी भरे खत फेंके जा रहे हैं। पिंटू सिंह का कहना है कि पत्थरबाजी एवं धमकी भरे पत्र हर दिन फेंके जा रहे हैं, जिससे मेरे पूरे परिवार में दहशत का माहौल है। इसकी सूचना 2 दिन पूर्व ही प्रशासन को दी गई तो उन्होंने तुरंत एक पेट्रोलिंग गाड़ी को भेजकर स्थिति का मुआयना करवाया, जहां पेट्रोलिंग गाड़ी के जाते ही फिर से पत्थर फेंकने और धमकी भरे खत आने शुरू हो गए। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष डीएन यादव, स्वास्थ्य विभाग के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संतोष राय ने घटनास्थल पर पहुंचकर पत्थर को देख रहे थे कि लगातार 2-3 पत्थर फेंके गए, जिससे उनके बच्चे बच गए। उन्होंने आनन फानन में प्रशासन को सूचना दी, जहां प्रशासन बिना देर किए घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को जाना और बोला कि हर संभव
मदद दी जाएगी। आपका नाम? पिंटू यादव। सर आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर हमारे घर में आज 20 से 22 दिन से फिर पत्थरबाजी हो रही है। कोई धमकी दे रहा पेपर में लिख के कि क्वार्टर खाली कर दो और ये कर देंगे, जान मार देंगे। और सर हमारे भी बहुत सारे प्रॉब्लम कर रहा है हमारे पीछे। घर में हम रहते नहीं रहते, माँ बहन सब परेशान है सर। थाने वाले को एप्लीकेशन लिख कर दिए हैं, लेकिन थाना से कोई हमारा ये अभी तक नहीं किया गया है कार्रवाई। इससे बहुत सा परेशानी है सर। घर में हम अकेला रहने वाले हैं सर। हमारे घर में पत्थरबाजी जो, और बच्चे भी हमारे घर में सब दहशत में हैं, पूरे डरे हुए हैं। कोई भी घर से निकलने में पूरा डर रहे हैं सर। बहुत से मतलब माँ को कल चोट लग गया किसी पत्थर से, बाहर निकली बर्तन धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, तो उनको चोट लग गया, दिखाए हॉस्पिटल ले गए। बाकी और भी सब घर में परिवार जितने सब पूरे डरे हुए हैं सर, निकल नहीं पा रहे हैं घर से। धमकी किस तरह से दिया जा रहा है आपको? धमकी सर की क्वार्टर तुम खाली कर दो, क्वार्टर छोड़ के चले जाओ, इस तरह की धमकी दिया जा रहा है। थाना में आप गए थे तो क्या बोला क्या थाना से? थाना में गए तो थाना सर बोला कि ठीक है, आप अगल बगल किसी का नाम, तो हम किसी सर देख नहीं रहे किसी को, तो किस तरह से हम किसी को सर नाम दें। वो लोग कह रहे हैं कि तुम बताओ तब हम एक्शन लेंगे। इस तरह से कोई एक्शन नहीं वो ले रहे हैं अपनी तरफ से। सर क्या मामला है जो आप यहाँ इस घर में जांच करने के लिए आए? हमारा पार्टी का हमारा सदस्य राकेश हैं, ये अभी ये इस क्वार्टर में शिफ्ट हुए हैं और हर पिंटू जी का, और प्रत्येक दिन यहाँ सुनने में आ रहा है कि सुबह शाम दिन रात किसी भी समय बड़ा बड़ा पत्थर फेंका जा रहा है। और इतना बड़ा बड़ा पत्थर हम लोग जब अभी देखे तो इतना बड़ा बड़ा पत्थर है कि मतलब वो बच्चा का मतलब वो काम नहीं हो सकता। ये कार्य किसी असामाजिक तत्व का है जो सरासर मतलब निंदनीय है, और इसका हम लोग भर्त्सना करते हैं। और जल्द से जल्द हम लोग थाना से भी निवेदन करते हैं कि निरसा थाना इस पर कार्रवाई करके उचित जो है उस पर कार्रवाई किया जाए। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। आज भी पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। लोगों का अपने घरों से निकलना बंद हो गया था। विश्व के अनेक देशों में लॉकडाउन लगाया गया। स्कूल से लेकर थिएटर, सब्जी मंडियों से लेकर बड़े बड़े मॉल सब बंद हो गए थे। अपने देश में महामारी की पहली लहर के दौरान हालात अधिक बिगड़े नहीं थे, पर जब इस वर्ष दूसरी लहर का प्रकोप हुआ तो आम जनमानस में त्राही त्राही मच गई थी। अस्पतालों में बेड खाली नहीं थे तो कहीं इलाज करने को डॉक्टर नहीं थे। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। अस्पतालों की कमी हो जाना किसी भी देश में या बहुत ही बड़ी बात होती है। शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक कैसे हाहाकार मचा, लोगों का जीवन किस तरह से व्यथित रहा दूसरी लहर के दौरान, यह किसी से छिपा नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? हम आपको दिखा रहे हैं जिला सीतापुर के कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उप केंद्र जो स्वास्थ्य विभाग और सरकारी लापरवाही के शिकार हैं। संवाददाता ने दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समुद्री डी की पड़ताल की। पड़ताल करने पर पता लगा कि इस अस्पताल में ना तो कोई परमानेंट डॉक्टर है और ना ही फार्मासिस्ट की तैनाती है। अस्पताल नर्सों के सहारे चल रहा है। संवाददाता द्वारा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी द्वारा अस्पताल परिसर का ताला खुलवाया गया तो अस्पताल के अंदर के हालात ठीक नहीं थे। ज्यादातर कमरों में ताले लगे थे, कमरों में बेड नहीं थे, बेड के गद्दे कूड़े के ढेर के समान कोने में पड़े थे। अस्पताल में रंग रोगन का भी कार्य नहीं हुआ है। वहीं संवाददाता ने दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिरकीड़ा की पड़ताल की, जहां पड़ताल करने पर पता चला कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर लगभग 1 घंटा पहले ही अपने घर चले गए हैं। अस्पताल में कोई फार्मासिस्ट की तैनाती नहीं है। वार्ड बॉय अपने आवास पर खाना बना रहा है। यहाँ पर भी जब संवाददाता ने वार्ड बॉय से परिसर का ताला खुलवाया तो अंदर के हालात ठीक नहीं थे। खिड़कियां टूटी हुई हैं, दवाइयां बिखरी पड़ी हैं, कमरों में बेड नहीं है, बेडों पर गद्दे नहीं है, ज्यादातर कमरों में ताले लगे हैं। अस्पताल परिसर में गंदगी का अंबार है, जहां अस्पताल का भवन जर्जर हालत में है। अस्पताल की पुताई का भी कार्य नहीं हुआ है। यहाँ तक कि अस्पताल में नाम का बोर्ड भी नहीं लगा है। वहीं जब संवाददाता ने दोपहर 2:10 पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर की पड़ताल की तो पड़ताल करने पर पता चला कि यहाँ पर डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों की तैनाती है। डॉक्टर साहब ड्यूटी पूरी करके जा चुके थे। एक मरीज अस्पताल में एडमिट है जिसका इलाज चल रहा है। इस अस्पताल में अभी हाल में ही डिलीवरी की सुविधा की शुरुआत हुई है। इसके बावजूद भी फार्मासिस्ट ड्यूटी पर नदारत मिले। अस्पताल परिसर में ज्यादातर कमरों में ताले लगे हुए हैं।
वॉश बेसिन गंदे पड़े हैं, शौचालय की भी हालत ठीक नहीं है। अस्पताल में बहुत ही जर्जर हालत में बेड पड़े हैं, बेड पर पड़े गद्दे फटे हुए हैं, गद्दों पर कोई बेडशीट तक नहीं। अस्पताल परिसर में जल भराव है, गंदगी के ढेर लगे हैं। संवाददाता द्वारा स्वास्थ्य उपकेंद्र भदफर की पड़ताल की गई तो पता चला कि स्वास्थ्य उपकेंद्र में गंदगी का बोलबाला है। सारे दरवाजे खिड़कियां सब टूटे पड़े हैं। परिसर में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट टूटे पड़े हैं। परिसर में जानवरों का आवागमन है। स्वास्थ्य केंद्र की हालत देखकर प्रतीत होता है कि अब भवन स्वास्थ्य विभाग का ना होकर जानवरों के रहने के लिए आश्रय बनाया गया है। यही सब अस्पताल स्वयं में बीमार लग रहे हैं। इन अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने से पहले आवश्यक है कि इन अस्पतालों का इलाज किया जाए। अस्पतालों में आवश्यक फर्नीचर की कमी है। एक कदम स्वच्छता की ओर सरकारी नारे के जमाने में आप जब इन अस्पतालों में प्रवेश करेंगे आपको लगेगा कि एक कदम गंदगी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इन अस्पतालों की दुर्दशा और हालत को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक अनंत कुमार मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समुद्रेडी, शाहपुर और सिड़केड़ा और उपकेंद्र भटफर है, इनकी व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि समुद्री डी में तो अभी कोई भी MBBS डॉक्टर पोस्टेड नहीं है, फार्मासिस्ट भी वहाँ कोई पोस्टेड नहीं है। यहाँ से हम जो है वो डॉक्टर आयुष है उनको जो है अटैच करके भेजते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर शीघ्र ही जो है वो कोई ना कोई डॉक्टर आ जाएगा, तो वहाँ पर समुचित व्यवस्था जो है वो फार्मेसी जाने के शुरू हो जाएगी। दूसरा, आपके द्वारा बताया गया है कि सिरकिड़ा में भी जो है डॉक्टर जो है वो समय से पहले जो है वो अस्पताल चले गए, तो उसकी जांच करके जो है मैं इस चीज़ की वो करूँगा कि ये इसमें क्या कारण रहा है, इसके कारण जो है वो डॉक्टर जो है समय से पहले जो है वो अपनी ड्यूटी से चले गए हैं। और शाहपुर का जो आपके द्वारा बताया गया है, तो शाहपुर में आप बता रहे हैं 2 बजे के बाद है, तो 2 बजे तक का अस्पताल होता है। और सर 2:10 की बात है, एक पेशेंट वहाँ पर एडमिट भी था, तो वहाँ पर फार्मासिस्ट भी सर वहाँ नहीं था। फार्मासिस्ट हो आवास वहीं पर रहता है, वहीं के निवासी मतलब PSC पर ही रहते हैं, तो हो सकता है कि उनसे हम जानकारी करेंगे कि पर्टिकुलर उस वक्त वो कहाँ थे, क्योंकि अधिकतर होता है क्या है कि हो सकता है कि किसी कारण से अगर लोग ये आसपास नहीं हैं, और अब इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही हम इसके समय पर बता पाएंगे। सर जो उपकेंद्र आपका ये भटफर का है सर, उसमें तो जानवर रह रहे हैं सर, उसके बारे में इसकी जानकारी मिली है। उपकेंद्र जो है वो एनम के द्वारा जो है वो एनम और उसके द्वारा जो है वो किया जाता है उसका कार्य, तो उसमें जो है एनम से लिया जाएगा कि उन्होंने इतने दिनों में क्या कार्य कराया है अपने उसके बाद। सर समुद्रेडी में जो मैंने देखा है जो बिस्तर रहते हैं वो कोने में लगे हुए हैं सर, ये हमें लग रहा है कम से कम 1-1.5 सप्ताह से ऐसे लगे हुए हैं सर, ना तो वो जर्जर हालात में है, ठीक भी नहीं है, बेड भी नहीं लगे हुए हैं, जो उनके गद्दे हैं वो अलग पड़े हुए हैं सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी ऐसा है कि मैंने ये अभी 1 डेढ़ महीने पहले जो है वो यहाँ का चार्ज लिया है खम्बौर का, तो जो जहाँ भी व्यवस्थाएँ हैं उसको धीरे धीरे दुरुस्त किया जा रहा है, और यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे भी काफ़ी हद तक बदलाव किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे भी जो है जैसे शाहपुर में जो है अब डिलीवरी पॉइंट शुरू हो गया है, वहाँ डिलीवरी शुरू हो गई और भी चीज़ें बदल रही हैं, हर चीज़ में थोड़ा समय लग रहा है और भी चीज़ें जो है वो दुरुस्त की जाएगी। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता राम गोपाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक सलकनपुर स्थित मां विजयासन देवी धाम में भक्तों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। कहने को तो करोड़ों का विकास हुआ है, करोड़ों रुपए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मंदिरों के लिए दिए हैं, पर यह राशि सिर्फ VIP व्यवस्था और मंदिर तक ही सीमित रही। सलकनपुर में नीचे बनी धर्मशाला का निर्माण भी यूं तो आम लोगों के लिए किया गया था, लेकिन अब ये धर्मशाला VIP बन गए हैं। यहाँ पर 400 से लेकर 1000 रुपए तक कमरे का किराया पड़ता है। यहाँ पर 400 रुपए में नॉन AC और 600 रुपए में AC कमरे उपलब्ध हैं। इसी तरह यहाँ बने हॉल का किराया 1000 रुपया है, जिसमें एक साथ 25 लोग रुक सकते हैं। कहाँ से आए भैया? विदिशा। कब आए आप यहाँ से? बस अभी थोड़ी देर पहले। तो आप यहाँ आए तो ये खुले में क्यों सो रहे हैं आप? कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे, ये रूम ज़्यादा चार्ज है उसका और कोई व्यवस्था ही नहीं है बाहर। तो आपका चार्ज मतलब आपको बहन करने से ज़्यादा लग रहा है उसमें। अच्छा, यहाँ लेटरिन बाथरूम शौचालय की क्या व्यवस्था है भाई साहब यहाँ? शौचालय की व्यवस्था पता नहीं, यहाँ पे बाहर ही है, वो ही 3 है बस। कहाँ से आए आप लोग? तो आप यहाँ आए धर्मशाला में, तो बाहर क्यों सो रहे हैं आप? धर्मशाला में कमरा नहीं मिला क्या आपको? कमरा बहुत ज़्यादा महंगा रूम है,
400-500 रुपये एक दिन का रेंट है। 25 लोग हैं, अगर वो 100 रुपये का होता तो ले लेते हम लोग। अच्छा, शौचालय की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पे लेडीज़ों की भी 3 है और जेंट्स की भी 3 है। तो अभी कितनी संख्या होगी यहाँ पर? लोग कितने होंगे? हजारों, कितने हजार होंगे? काफ़ी संख्या है। मतलब व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है, इसलिए बाहर सोना पड़ रहा है। कुछ भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए अभी आके यहीं पे सो रहे हैं बाहर। अगर अच्छी फैसिलिटी होती तो रूम मामा जी सब कर देंगे। रब्दा पटेल जी, आप कहाँ से आए हैं? सांकला से। ये कहाँ पर है सांकला? कौन से जिले में? सुहागपुर तहसील। आप यहाँ माता विजयसिंह जी के दर्शन करने आए हैं। रात हो गई तो आपकी क्या व्यवस्था है यहाँ सोने की? कैसे क्या है सर? बाहर है, बाहर ही है। कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी अच्छा, यहाँ पे लेटरिन बाथरूम में बनी हुई है वो में भी दिक्कत हो रही है। 3 लेटरिन बाथरूम। और इतने आदमी कहाँ बनता है? कहाँ बन रहा है? काफी संख्या में पब्लिक है, लेकिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता चंदर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।